बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शेबानी खान, एपिसोड 17। बहरहाल काजान के मैदानों में रूस को बदतरीन शिकस्त देने के बाद जहां रूस की हौसला शिकनी हुई थी, वहां उससे काजान का इलाका आज़ाद हो गया था और यहां एक मुसलमानों की आज़ाद हुकूमत कायम हो गई। काजान की शानदार फतह के बाद शेबानी खान और उसके सारे हिमायती मुस्लिम खाना बदोश कबाइल ने काजान शहर के निवाह में पड़ाव किया हुआ था, जबकि वहां से लगभग 25 मील के फासले पर रूस की हदूद में गैर मुस्लिम कबाइल मांचू, कालमक, जंगारी और कासिक पड़ाव किए हुए थे। एक रोज कालमक और जंगारी और मांचू कबाइल के सरदार और सालार कासिकों के सरदार ओनक खान के खेमे में आकर जमा होना शुरू हुए। जब सब जमा हो गए तब मांचू कबीले का सरदार दुरची ओनक खान को मुखातिब करके कहने लगा, ओनक खान, तुमने सबको अपने खेमे में बुलाया है, खैरियत तो है? क्या हमें फिर कोई बुरी खबर मिलने को है? इस पर ओनक खान कहने लगा, मैंने आपको बुरी खबर के लिए नहीं, अच्छी खबर के लिए बुलाया है। यहां तक कहने के बाद ओनक खान जब रुका तब जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान बड़ी अफसरदा सी आवाज में बोल उठा, ओनक खान मेरे अजीज, जिस वक्त हम रूस की मदद के लिए इन इलाकों की तरफ आए थे, मैं बड़ा पुरउम्मीद था। मेरा ख्याल था कि रूस के हाथों मुसलमानों को शिकस्त और हजीमत उठाना पड़ेगी और जब मुसलमान रूसियों के आगे भागेंगे तो हम मुसलमानों के खाना बदोश कबाइल का ताक़ुब करेंगे और उस ताक़ुब के दौरान बर खान का मेरे लोग सर काट देंगे, इसलिए कि बर खान ने मेरे बेटे तकला खान को मौत के घाट उतारा है और तकला खान का इंतकाम बर खान से लेना अब मेरे अव्वलीन कामों में शामिल है। ओना खान, हैरत अंगेज बात यह है कि रूस इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा मुल्क, इतनी ताकत और इतनी कुव्वत रखने के बावजूद शिकस्त खा गया। जिस वक्त हम इन इलाकों की तरफ रवाना हुए थे, मैं दिल में सोचता था कि शेबानी खान और इसके हिमायती खाना बदोश मुस्लिम कबाइल ने बड़ी हमाकत की है कि वो काजान नाम की इस रियासत की मदद के लिए जा रहे हैं जिस पर रूस कब्जा कर चुका है, और अगर इन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो रूस इनका खात्मा करके रख देगा। लेकिन जब रूस का इनसे टकराव हुआ तो रूस को बदतरीन शिकस्त हुई। हालांकि इस जंग में हमने भी रूसियों की मदद करने में कोई कमी ना रहने थी। अब हमारे लिए एक नई मुसीबत उठ सकती है। देखो, मेरा कबीला बाइद मशरी की सरजमीनों से इस तरफ आया है, लिहाजा मेरे कबीले के कोई अफराद रूस की हदूद में नहीं बसते। जहां तक तुम तीनों कबाइल कासिक, कालमक और जंगारी का ताल्लुक है, तो तुम लोगों के कबाइल से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग रूस में आबाद हैं। वो भी इस जंग में शरीक हुए, लेकिन हैरत की बात, इसके बावजूद रूसियों को शिकस्त हो गई। मुझे तो रूस की शिकस्त का सबसे ज्यादा दुख और सदमा हुआ है, इसलिए कि मैंने अपने कुछ आदमी भी मुकर्रर कर रखे थे कि जब रूस के हाथों मुसलमानों को शिकस्त होगी तो बाशकिरी कबीले का सरदार बर खान अपने कबीले को लेकर भागेगा तो उसका ताकुब किया जाएगा और बर खान का सर काटा जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। ओनक खान, मैं तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि फतह और कामयाबी हमारी ही होगी। यहां तक कहने के बाद जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान खामोश हुआ। ओनक खान उसकी उस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहता था कि इस दौरान कालमक कबीले का सरदार कोयून बोल उठा, ओसो खान का कहना दुरुस्त है, रूस की शिकस्त ने हमें भी शिकस्ता हाल कर दिया है। पहले हम ये उम्मीद रखते थे कि मुसलमानों के साथ टकराव में अगर हमारी कुव्वत दबती है तो किसी मौके पर हम इन कबाइल के खिलाफ रूस से मदद लेंगे। रूस से मदद मिलने के बाद इन कबाइल को हम अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। कयून के खामोश होने पर हल्के हल्के तबस्सुम में ओनक खान सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, रूस की ये शिकस्त और पसपाई आर्जी है। यूं जानो ये एक वक्ती अलमिया है कि रूस को शिकस्त उठाना पड़ी है, वरना आने वाला दौर रूस का है। वो अपने पर ऐसी तरतीब से फैलाएगा कि दुनिया को दंग कर देगा। इस मौके पर रूस हमारी मदद करे ना करे, लेकिन मैं तुम पर एक इंकशाफ करूं कि रूस के इलाके में बसने वाले कासिकों से मैंने राब्ता किया है, उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह किया है और वो मुसलमान खाना बदोश कबाइल के खिलाफ हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हैं। रूसी हदूद में जिस कदर कासिक, कालमक और जंगारी बसते हैं, कासिकों के सरबराह ने मुझे यकीन दिलाया है कि कालमक और जंगारियों से वो खुद ही बात कर लेगा। लिहाजा इन तीनों कबाइल के वो जत्थे जो रूस में बसते हैं वो हम वक्त हमारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जब हम उनसे सदा करेंगे तो वो हमारे हक में मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आ जाएंगे। यहां तक कहने के बाद ओनक खान रुका, कुछ सोचा, फिर सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, जैसा कि तुम जानते हो कि इन इलाकों की तरफ आने से कबल शेबानी खान ने ज़हीरुद्दीन बाबर से अंदीजान और हिसार वगैरह के इलाके छीनकर उन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल की तरफ भाग गया है। अब थोड़ी देर पहले जो खबरें हमारे मुखबिर लेकर आए हैं
उनके मुताबिक खुरासान के हुक्मरानों की तरफ से शेबानी खान के इलाकों में खतरात उठना शुरू हो गए हैं। खुरासान का हुक्मरान शेबानी खान के इलाकों पर कब्जा करने के दर पे है। हमारे मुखबिरों के मुताबिक शेबानी खान अपने लश्कर को लेकर फिलफौर वापस जाएगा। उसे उसके मुखबिरों ने यह खबर दी है कि इस वक्त ख्वारज़म शाह में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो रहा है जो अनकरीब शहर से निकलेगा और शेबानी खान के इलाकों पर हमलावर होगा। लिहाजा इन हालात में शेबानी खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और उसका यह फैसला हमारे हक में जाता है। मेरे मुखबिरों का कहना है कि कल दिन के किसी वक्त शेबानी खान अब अपने लश्कर के साथ यहाँ से ख्वारज़म की तरफ कूच कर जाएगा, जबकि मुसलमान खाना बदोश कबाइल जो शेबानी खान के साथ काम करते रहे हैं वो चंद दिन मजीद काजान में क़याम करके यहाँ के मकामी हुक्मरानों के लिए इंतज़ामी अमूर और हुकूमत चलाने में उनकी मदद करते रहेंगे और फिर मेरे ख्याल में चंद रोज़ बाद वो भी यहाँ से खुरासान की तरफ कूच करेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, मैंने ये सारी सूरत हाल से रूस में बसने वाले अपने तीनों अजीज़ कबाइल कालमक, जंगारी और कासिकों को इतला कर दी है। अब सूरत हाल ये सामने आएगी, कल शेबानी खान अपने लश्कर को लेकर ख्वारज़म की तरफ चला जाएगा, जबकि मुसलमान खाना बदोश कबाइल 7-8 दिन का वक्फा डालने के बाद ख्वारज़म का रुख करेंगे। मैं चाहता हूँ जब शेबानी खान यहाँ से चला जाए तो खाना बदोश कबाइल की ताकत और कुव्वत में ज़ौफ़ आ जाएगा। लिहाजा जिस वक्त वो काजान से निकलकर वापसी का सफ़र करेंगे तो हम भी उन पर निगाह रखेंगे, उनके पीछे पीछे रवाना हो जाएंगे और किसी मुनासिब जगह पहुंचकर उन पर हमलावर होंगे और उनका कत्लेआम शुरू कर देंगे। रूस में बसने वाले हमारे तीनों कबाइल के लोग कालमक, जंगारी और मांचू भी इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब ऐसा होगा तब तातारियों, बल्गारियों, बाशकिरियों, काजिकों का खूब कत्लेआम करेंगे और इसी कत्लेआम में बर खान को मौत के घाट उतारने के बाद उसके कबीले से अलजाए खातून को भी निकाल लेंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान रुका, कुछ सोचा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, इस मौके पर जो सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ वो ये कि मुसलमान खाना बदोश कबाइल के खिलाफ सिर्फ हम ही हरकत में नहीं आएंगे। रूस में बसने वाले कालमकों, जंगारियों और कासिकों से मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जब हम लोग यहाँ से मुसलमान खाना बदोश कबाइल का तहक्कुब करने के लिए रवाना होंगे तो उनके जंगजू भी हमसे आन मिलेंगे और वह बर खान और दूसरे मुसलमान कबाइल के जंगजुओं से लड़ेंगे। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हम इन मुसलमान कबाइल को शिकस्त देंगे, इनका कत्लेआम करेंगे ताकि आने वाले दौर में इन्हें कभी हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत और जसारत न हो। और ऐसी सूरत में जो हमने सबसे बड़ा काम करना है वो ये कि बर खान को मौत के घाट उतारेंगे और अलजाए को अपने यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान जब रुका तब अंदेशों का इजहार करते हुए मांचू कबीले का सरदार दोरची बोल उठा, ओना खान, जो कुछ तुमने कहा है वो बड़ा खुशनुमा और खुशगवार भी है, लेकिन इसके नताइज आने वाले दौर में हमारे लिए बड़े भयानक साबित होंगे। ओना खान, जब हम इन इलाकों की तरफ आए थे तो हमारे दिल में यही इरादे थे कि रूस को फतह होगी और हम मुसलमानों का ताक़ुब करके उनका कत्लेआम करेंगे, उनकी लूट खसूट करेंगे, लेकिन मामला उलट हो गया है। अगर रूस को फतह नसीब होती तो यकीनन रूसी अपनी ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए इन इलाकों में शेबानी खान की ताकत और कुव्वत को उखाड़ फेंकते, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ होगा। याद रखना, काजान के मुकाबले में रूस की शिकस्त और फिर काजान की आज़ादी ने शेबानी खान के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अब वो मजीद इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत और हुक्मरानी में तोसी पैदा करेगा, यानी वो इन इलाकों में वसी इलाकों का हुक्मरान बन जाएगा। जब ऐसा होगा तो याद रखना, जैसा कि रूसियों का इरादा है कि वो मशरिक की तरफ पेशकदमी करें, लिहाजा मशरिक में ताकतवर शेबानी खान यकीनन रूसियों के लिए खतरा होगा। वो उन्हें ना मशरिक की तरफ पेशकदमी करने देगा बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारता रहेगा। काश रूस को फतह नसीब हुई होती और आज हम यहाँ पड़े होने की बजाय मशरिक की तरफ जाने वाली शाहराहों पर शेबानी खान और उसके हिमायती खाना बदोश मुस्लिम कबाइल का ताक़ुब कर रहे होते। दोरची जब खामोश हुआ तब ओना खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, दोरची, जिन ख्वाहिशात का तुम इजहार कर रहे हो यकीनन अनकरीब तुम्हारी वो ख्वाहिशात पूरी होंगी, पर याद रखो रूस की ये शिकस्त आर्जी है। अनकरीब वो एक बहुत बड़ा खतरा और खदशा खुरासान और आसपास के मुसलमानों के लिए बनकर आएगा। जिस समत भी रुख करेगा कोई कुव्वत उसके सामने ठहर ना पाएगी। मैं फिर ये कहता हूँ रूस की ये शिकस्त आर्जी है। अब भी हमारा हाथ मुसलमानों पर भारी है। देखो, शेबानी खान जब चला जाएगा, कुछ करेगा तो मैं रूस में बसने वाले कासिकों, कालमकों और जंगारियों की तरफ पैगाम भिजवाऊंगा कि वो मुस्तैद रहें। बर खान और उसके साथी और हिमायती सालार अपने कबीले को लेकर मशरिक की तरफ कूच करेंगे। काजान से 25-30 मील आगे जाने के बाद किसी मुनासिब जगह पर बर खान और उसके दूसरे हिमायती कबीलों की राह रोक खड़े होंगे और उन पर ऐसा हमला करेंगे कि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़े। शिकस्त के बाद उनकी लूट खसूट शुरू होगी, ऐसी लूट खसूट जो आज तक किसी ने ना देखी हो।
ओना खान ने कुछ सोचा, फिर दोबारा कह रहा था, आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि कल शेबानी खान अपने लश्कर के साथ यहाँ से ख्वारज़म की तरफ कूच कर जाएगा। उसके बाद 2, 4 या 5, 7 दिन बाद बाकी मुस्लिम खाना बदोश कबीले काजान में क़याम करेंगे और जिस रोज़ उन्होंने कूच करना होगा हमारे मुखबिर उसकी इतला कर देंगे। चुनाचे उनकी रवानगी से चंद दिन पहले रूसी कासिकों और जंगारियों को इतला कर दी जाएगी तो उनके जंगजू दस्ते फ़ौरन हमसे आन मिलेंगे और जब हमारी ताकत और कुव्वत खूब मुस्तहकम होगी तो हम मुसलमानों के खाना बदोश कबाइल पर ऐसा हमला करेंगे कि आने वाले दौर में इन इलाकों में मुस्लिम खाना बदोश कबाइल का वो गिरोह नजर ही न आए। ओना खान की उस गुफ्तगू से सारे सरदारों, उमरा और सालारों ने इत्तेफाक किया था। यहाँ तक कि जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान ओना खान को मुखातिब करके कहने लगा, ओना खान, जो कुछ तुमने कहा है ये एक अच्छी और उम्दा मनसूबाबंदी है, पर इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से निकलकर मुसलमान खाना बदोश कबाइल यकीनन ख्वारज़म का रुख करेंगे। जैसा कि तुमने बताया है कि शेबानी खान यहाँ से ख्वारज़म की तरफ कूच करेगा और ये तयशुदा है कि वो ख्वारज़म पर हमलावर होगा। अगर ऐसा है तो फिर याद रखना यही शेबानी खान पूरे खुरासान पर कब्जा करेगा, जो हमारे लिए ख़तरनाक है। बहरहाल शेबानी खान जब चला जाएगा तो उसके चंद दिन बाद ये मुसलमान खाना बदोश कबाइल भी यकीनन ख्वारज़म ही का रुख करेंगे। चुनाचे हम भी कुछ फासला रखकर इनके साथ हो लें और इनसे टकराएं, इसलिए कि जब ये कहीं पड़ाव करें तो इन पर ऐसा शबखून मारा जाए कि इनके एक एक फर्द को मौत के घाट उतार दिया जाए, कोई बचने ना पाए। यही मेरे बेटे तकला खान का इंतकाम होगा। ओसो खान, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मनसूबाबंदी यकीनन कामयाबी को पहुंचेगी और जब हम कामयाब होंगे तो तुम्हें मौका दिया जाएगा कि बाशकिरी कबीले से ही नहीं उनके सरदार बर खान से भी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इंतकाम ले लेना। अब मेरे ख्याल में उठो और अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देना शुरू कर दो, इसलिए कि हमें किसी भी वक्त यहाँ से मुसलमान खाना बदोश कबाइल के पीछे निकलना होगा। इस पर सब सरदार, उमरा और सालार ओना खान के यहाँ से निकलकर अपनी अपनी खेमागाह की तरफ चले गए थे। ओना खान को जो उसके मुखबिरों ने खबरें पहुंचाई थी वो दुरुस्त थी, इसलिए कि अगले रोज शेबानी खान अपने लश्कर के साथ काजान से ख्वारज़म शाह की तरफ कूच कर गया था। खाना बदोश कबाइल चंद रोज तक वहां कयाम किए रहे और काजान के हुक्मरानों के साथ मिलकर उनके इलाकों की मनसूबाबंदी करते रहे, यहाँ तक कि वो भी वापस जाने की तैयारियां करने लगे थे। ओना खान ने रूस में बसने वाले कासिकों, कालमकों और जंगारियों के साथ मिलकर मुसलमान खाना बदोश कबाइल पर हमलावर होने की मनसूबाबंदी को आखिरी शक्ल दे दी थी। चुनाचे रूस में बसने वाले कालमक, कासिक और जंगारी अपने अपने जंगजू लेकर ओना खान के पास पहुंच गए थे और इंतजार करने लगे थे कि मुसलमान खाना बदोश कबाइल कब काजान से ख्वारज़म जाने के लिए कूच करते हैं। दूसरी तरफ बर खान भी यूं ही नहीं बैठा हुआ था, वो और उसके सारे साथी सालारों ने भी एहतियात बरती हुई थी। उनके भी कारिंदे, तिलायागर और जासूस मुतहरिक थे और ओना खान ने रूस में बसने वाले खाना बदोश कबाइल के साथ मिलकर जो मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंदी की थी उसकी इतलात बर खान को कर दी गई थी। चुनाचे बर खान ने सारे सालारों को काजान शहर से बाहर अपने खेमे में दावत दे दी थी। जब सारे सरदार और उनके सालार जमा हो गए तब जो मनसूबाबंदी ओना खान ने मुसलमानों के खिलाफ तैयार की थी, पहले उसकी तफसील सबसे कही गई। उसके बाद बर खान कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, कल हम यहाँ से कूच करेंगे, लेकिन हमें अपने दुश्मनों से मोहतात रहना होगा। बर खान जब खामोश हुआ तब तातारी कबीले का सरदार सासी बोका बोल उठा, कहने लगा, मेरे ख्याल में ये हमारे दुश्मन कबाइल इसी इंतजार में थे कि शेबानी खान से हम अलहदा हों और ये हमें अपना हदफ बनाने की मनसूबाबंदी करें। जवाब में बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, सासी बोका मेरे भाई, इनको अपना ये हरबा भी आजमा लेने दो, देखते हैं क्या करते हैं। उस मौके पर करगिजी सरदार कल्दी बेग बोल उठा था, बर खान मेरे अजीज भाई, अब हमें बड़ा मोहतात रहना होगा। ख्वारज़म की तरफ जाने के लिए हमें रास्ते में कई दफ़ा पड़ाव करना पड़ेगा और हर दफ़ा पड़ाव के दौरान हमें अपने पड़ाव की हिफाजत का गैर मामूली सामान करना होगा। रात के वक्त दुश्मन के शब खून से बचने के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात करने होंगे। करगिजी सरदार कल्दी बेग यहाँ तक कहने के बाद जब खामोश हुआ तब बर खान ने कुछ सोचा और सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, हमने सिर्फ रात के वक्त पड़ाव करके ही मोहतात नहीं रहना, हर वक्त मोहतात रहना होगा। हमारे दुश्मन कबाइल किसी भी वक्त ज़रब लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, कल जब हम यहाँ से कूच करेंगे तो हमारे कूच की क्या तरतीब होगी वो मैं आप लोगों से कहता हूँ। जिस वक्त या जब भी ख्वारज़म की तरफ जाने के लिए हम कूच करेंगे, आगे तातारी कबीले का सरदार सासी बोका और काजी कबीले का सरदार कंजो खान अपने कबीले के जंगजुओं के साथ होंगे। अपनी औरतों, बच्चों, बूढ़ों और सामान्य खुर्दोनोश को उनके पीछे रखा जाएगा और उनके अंदर उनकी हिफाजत के लिए बुल्गार कबीले का सरदार कपक खान अपने जंगजुओं के साथ रहेगा। सामान की हिफाजत के साथ अपने बूढ़ों, बच्चों और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करेंगे। सबसे पीछे मैं और करगिज़ी कबीले का सरदार कल्दी बेग रहेंगे।
मेरे साथियों, अब शायद आप लोग ये पूछेंगे कि मैं सफर करते हुए आगे क्यों नहीं जाता, पीछे क्यों रहने की कोशिश करता हूं। जवाब में मुस्कुराते हुए बुल्गार कबीले का सरदार कप्पक खान बोल उठा, बरखान हमारे भाई, हम कभी नहीं ये पूछेंगे कि तुम पीछे क्यों रह रहे हो। वैसे मेरे अजीज भाई, तुम्हारा पीछे रहना ही ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि पीछे रहकर ही तुम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हो। कप्पक खान जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए बरखान कहने लगा, कल जब हम यहाँ से कूच करेंगे तो याद रखना हमारे दुश्मन कबाइल भी हमारे नज़दीक रहते हुए हमारे साथ साथ मशरिक का रुख करेंगे। किसी मुनासिब मौके पर हम पर हमलावर होंगे या शब खून मारने की कोशिश करेंगे। जो तरतीब मैंने बताई है, ये तरतीब उस वक्त रखी जाएगी जब हम सफ़र में होंगे, और जब पड़ाव में होंगे तब जो तरतीब होगी वो भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। जहाँ कहीं भी हम पड़ाव करेंगे, सारे सालार और लश्करी हथियार बंद होकर सोएंगे और आराम करेंगे। इशा के बाद मैं, करगिजी कबीले का सरदार कल्दी बेग और तातारी सासी बोका अपने अपने कबीले के लश्करियों के साथ आराम करेंगे। ये आराम सिर्फ आधी रात के लिए होगा। याद रखना, हमारे दुश्मन जब भी हम पर शब खून मारने की कोशिश करेंगे तो वो आधी रात के बाद ऐसा करेंगे। कुछ आदमी मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो वक्त का ख्याल रखेंगे। आसमान पर एक कतार और एक साथ सफर करने वाले 3 सैयारे जब ऐन सर के ऊपर आते हैं तब आधी रात हो जाती है। चुनाचे जब आधी रात बीत जाएगी तब लश्कर के अंदर नरसिंगा फूंका जाएगा। नरसिंगा फूंका जाने के बाद मैं, कल्दी बेग और सासी बोका बेदार होकर मुस्तैद हो जाएंगे, जबकि काजी कबीले का सरदार कंजोक खान और बुल्गार कबीले का सरदार कप्पक खान अपने अपने मुसल्लह साथियों के साथ आराम करेंगे। मेरे अजीज भाइयों, रात के पिछले हिस्से में जब दुश्मन हम पर शब खून मारता है तो हमने उनके शब खून को खूब नाकाम करना है। उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा कि तातारी कबीले का सरदार सासी बोका और करगिजी कबीले का सरदार कल्दी बेग अपने पड़ाव के उस सम तैयार और मुस्तैद रहेंगे जिस समत से हमारे दुश्मनों के आने का खदशा होगा। जहां कहीं भी हम रास्ते में पड़ाव करेंगे वहां थोड़ी थोड़ी खंदकें खोद लिया करेंगे। उन्हीं खंदकों के अंदर मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ बैठ जाया करूंगा, और जब दुश्मन हम पर हमलावर होने के लिए आएंगे तो पहले मैं अपने जंगजुओं के साथ उन पर तीर अंदाजी करूंगा। उसके बाद कल्दी बेग और सासी बोका उससे टकराएंगे। जब यह टकराव शुरू होगा तो इस टकराव के थोड़ी देर बाद मैं भी महफूज पनागाहों से निकलकर दुश्मन के पहलू या उनकी पुश्त पर ऐसा हमलावर होऊंगा कि शिकस्त को उनका मुकद्दर बनाता चला जाऊंगा। इतनी देर तक हमारे बाकी सरदारों के लश्करी भी तैयार और मुस्तैद हो जाएंगे और वो भी शब खून के खिलाफ दुश्मन के खिलाफ सफारा हो जाएंगे। यूं हम अपने दुश्मनों को मार भगाने में कामयाब हो सकते हैं। यह तरीक़ाकार सिर्फ उस वक्त अपनाया जाएगा जिस वक्त हम पड़ाव करेंगे। मेरे अजीज साथियों, हमारे दुश्मन कबाइल यही ख्याल करने लग गए हैं कि अगर शेबानी खान हमसे अलहदा हो जाए तो वो हम पर हमलावर होकर अपनी कामयाबी, अपनी फतहमंदी के दर खोल सकते हैं। तो ये उनकी भूल और गलती है। माजी में जिस वक्त शेबानी खान के पास हुकूमत करने के लिए कोई इलाका न था और वह हमारी तरह ही खाना बदोशी में सरगर्दा था, उस वक्त क्या ये हम पर गालिब आते रहे हैं? मैं जानता हूँ एक मौके पर कासिकों ने उस वक्त मेरे कबीले पर शब खून मारा जबकि मेरा कबीला अपने साथी कबाइल से जरा फासले पर मुतहरिक था, और इन कासिकों ने मेरे कबीले को खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसका इंतकाम मैं इन कासिकों से ले चुका हूं। अब अगर हमारे दुश्मन को ये उम्मीद हो चली है कि शेबानी खान के जाने के बाद वो हम पर गालिब रहेंगे तो उनकी यह गलत फहमी हम बहुत जल्द दूर कर देंगे। इसके अलावा हमारे साथी मुखबिरों ने यह इतला दी है कि ओना खान ने अपने सारे साथी सालारों से मशवरा करने के बाद रूस की मुमलिकत में जो कासिक, कालमक और जंगारी कबाइल बसते हैं उनसे भी हमारे खिलाफ मदद तलब की है, और उन कबाइल के जंगजू ओना खान के पास पहुंच चुके हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रूस जैसी मुमलिकत काजान के महाज पर हमारे सामने शिकस्त खोरदा होकर पसपाई इख्तियार कर सकती है तो रूस से आने वाले ये वहशी जंगजू भी हमारी ज़रब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद बरखान रुका, कुछ सोचा। उसके बाद वो काजी कबीले के सरदार कंजोक की तरफ देखते हुए कह रहा था, कंजोक मेरे अजीज भाई, जिस वक्त हम मशरिक की तरफ सफ़र कर रहे होंगे उस वक्त सबसे ज़्यादा अहम काम तुम्हारे जिम्मे होगा। ये कि तुम अपने कारवान के दरमियान उस जगह रहोगे जहां लश्कर के बच्चे, बूढ़े, औरतें और लड़कियां सफ़र कर रही होंगी। तुमने उनके दाएं बाएं और आगे पीछे अपने मुसल्लह साथियों को फैलाकर रखना है और उन्हें भी ये हिदायत जारी करनी है कि हमारे कारवान के इस हिस्से में दुश्मन का कोई लश्करी भी दाखिल न होने पाए। अगर तुम ऐसा कर गुजरो तो हमारे दुश्मन कबाइल कितना भी बड़ा लश्कर लेकर आ जाएं तो मेरे खुदावंद ने चाहा तो हम उन्हें मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। उठो, अपनी तैयारी करें। लश्कर के अंदर खाने पीने का वाफर जखीरा महफूज करके पानी के वो ज़खायर भी देखें जो हमने साथ लेकर चलने हैं। बरखान के उन अल्फाज से सारे सरदारों ने इत्तेफाक किया था, लिहाजा सब उठे और बरखान के साथ वो उसके खेमे से निकल गए थे। अगले रोज बरखान ने अपने साथी कबाइल के साथ काजान के निवास से कूच किया था। अब उसने शेबानी खान के पीछे पीछे ख्वारज़म शहर का रुख किया था।
अगले रोज बर खान अपने कारवान के साथ दिन भर सफर करता रहा। जब सूरज गरूब होने के करीब आया तब बर खान के चेहरे पर बड़ा गहरा तबस्सुम नमूदार हुआ और हाथ के इशारे से उसने अपने कारवान को रोक दिया। जब कारवान रुक गया तब तातारी कबीले का सरदार सासी बोका, बुल्गार कबीले का सरदार कुपा खान, काजिक सालार, कंजोक खान, करगिजी सरदार कल्दी बेग सब उस जगह आए जहां बर खान ने अपने कारवान को रुकने का इशारा दिया था। फिर करगिजी सरदार कल्दी बेग बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, बर खान मेरे अजीज भाई, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ। मेरे ख्याल में हमें मजीद कुछ सफ़र कर लेना चाहिए। ऐसा करके हम मजीद मुसाफतों को समेट सकते हैं। जवाब में बर खान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, कल्दी बेग मेरे अजीज, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ मैं करने लगा हूं मेरे अजीज भाई, वो इससे भी ज्यादा दुरुस्त और अच्छा है। जरा तुम सब सरदार अपने दाएं जानिब देखो। जब सब सरदार और सालार दाएं जानिब देखने लगे तब वो दाएं जानिब एक बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला था जिसके दामन में वो सफर कर रहे थे, और ये सिलसिला एक को खम खाता हुआ एक हिस्से से शुमाल की जानिब भी मुड़ता था। फिर बर खान सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाइयों, अब हम ये शाहराह छोड़ देंगे। इस शाहराह के दाएं जानिब खुले मैदान हैं और उन्हीं खुले मैदानों के अंदर हमारी निगाहों से ओझल रहते हुए, अपने आप को हमारे पीछे रखते हुए सफर कर रहे होंगे, और फिर रात की गहरी तारीकी में किसी मुनासिब वक्त पर हम पर शब खून मारेंगे। मेरे अजीज भाइयों, कारवान को दाएं जानिब ले चलो। इस कोहिस्तानी सिलसिले का दामन ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 1.5 मील के फासले पर होगा, लिहाजा इसी कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में जाकर पड़ाव करना है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहीं जाकर मैं बाकी तफसील कहूंगा। सारे सरदारों और सालारों ने बर खान की उस तजवीज़ को पसंद किया था, लिहाजा कारवान का रुख मोड़ा गया और जिस वक्त सूरज गरूब हो रहा था कारवान उस कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में पहुंच गया था और वहां खेमे नस्ब करके पड़ाव करने का हुक्म दे दिया गया था, इसलिए कि सरमा का मौसम था और खेमे नस्ब किए बगैर रात बसर नहीं की जा सकती थी। जिस वक्त खेमे नस्ब हो रहे थे सारे सालार और सरदार बर खान के पास जमा हुए। फिर बर खान उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अब जो कुछ मैं कहने लगा हूँ गौर से सुनो। यहाँ पड़ाव करके हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। हमारी दाईं समत बिल्कुल महफूज है, यहाँ कोहिस्तानी सिलसिला है और इस तरफ से दुश्मन हमलावर नहीं हो सकता। ना ही वो इधर जाने का खतरा मोल लेंगे, ना ही इतनी बुलंदी पर जाकर वो हम पर शब खून मार सकते हैं। अब जरा पीछे देखो, कोहिस्तानी सिलसिले हमारे पुश्त की तरफ से जरा इस शाहराह की तरफ शुमाल की समत मुड़ता है जिस शाहराह पर हम सफर करते हुए आए हैं, तो गोया ये हमारी मगरबी समत के कुछ हिस्से को भी महफूज करता है। यहाँ तक कहने के बाद बर खान रुका, फिर कल्दी बेग को देखते हुए कहने लगा, कल्दी बेग, मैं तुम्हारे जिम्मे मेरे भाई एक काम लगाने लगा हूँ। जो ही खेमे नस्ब हो जाते हैं सबसे पहले लश्कर के अंदर औरतों, बूढ़ों और बच्चों के आराम का एहतमाम किया जाएगा। उसके बाद जो कुछ करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए कि इस कोहिस्तानी सिलसिले के पास पड़ाव करने की वजह से हमने जो मनसूबाबंदी की थी उसमें अब कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। मेरे भाइयों, थोड़ी देर तक हमारे दुश्मनों को उनके मुखबिर ये इतला दे देंगे कि हमने अपने कारवान के साथ यहाँ पड़ाव कर लिया है, लिहाजा वो हम पर यहीं शब खून मारने की कोशिश करेंगे। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद लश्करियों के खाने का एहतमाम किया जाएगा। उसके बाद कल्दी बेग मेरे अजीज भाई, तुम्हारे जिम्मे ये काम होगा कि शाहराह की समत अपने पड़ाव से जरा फासले पर छोटी छोटी खंदकें खोद लेंगे। उन खंदकों के अंदर जो मिट्टी निकलेगी वो उन खंदकों से पीछे हटकर दमदमों की सूरत में डाल दी जाएगी। ऐसी ही खंदकें पड़ाव के शर्की जानिब और आधे मगरबी जानिब में खोदी जाएंगी, इसलिए कि आधी मगरबी जानिब हमारा कोहिस्तानी सिलसिला जो है वो ढांपे हुए है। इन छोटी खंदकों के अंदर अपने लश्करी जो बेहतरीन तीरंदाज होंगे बिठा दिए जाएंगे, उनके पास तीरों के ढेर रख दिए जाएंगे। इन खंदकों से निकलने वाली मट्टी जो जरा पीछे दमदमों की सूरत में जमा कर दी जाएगी, उन दमदमों के पीछे हमारे लश्करी घात में चले जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद बर खान रुका, फिर कहने लगा, अब आगे सुनो, आगे क्या करना है। जब ये सारे दमदमे और खंदकें तैयार हो जाएंगी तब सबसे मुश्किल काम इन दमदमों के अंदर रहने वाले तीरंदाजों और लश्करियों का है, इसलिए कि पहले इन्होंने दुश्मनों पर तीरंदाजी करनी है और उसके बाद खंदकों से निकलकर दुश्मन पर हमलावर भी होना है। लिहाजा ये काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। अपने लश्करियों के साथ मैं शुमाल की जानिब खंदकों में रहूंगा, इसलिए कि दुश्मन के उस समत से ही हमलावर होने और शब खून मारने के खदशात हैं। मगरिब और मशरिक की समत से वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करेंगे। चुनाचे जब वो शुमाल की तरफ से शब खून मारते हैं तो पहले मैं अपने लश्करियों के साथ उन पर तीरंदाजी करूंगा। जिस वक्त ये तीरंदाजी होगी तो तीरंदाजी के सबब उनके अनगिनत लश्करी ढेर होंगे और उनके अंदर जब अफरा तफरी का आलम बरपा होगा तो हमारी दूसरी कार्रवाई की इब्तदा होगी। वो कार्रवाई ये होगी कि इन खंदकों के दाएं और बाएं जो दमदमे बनेंगे, उन दमदमों की ओट में एक तरफ कल्दी बेग अपने जंगजुओं के साथ घात में चला जाएगा और दूसरी समत सासी बोका अपने मुसल्ला जवानों के साथ घात में होगा। यह हमारी शुमाली समत की दिफाई हालत होगी। जहां तक सामने यानी मशरिक का ताल्लुक है तो उधर कपा खान के आधे लश्करी रहेंगे और उसके आधे लश्करी मगरिब में फैल जाएंगे
मशरिक की जानिब कपक खान खुद रहेगा, मगरिब की तरफ अपने किसी सालार को मुकर्रर कर देगा, इसलिए कि इन दोनों समतों से दुश्मन के हमलावर होने की उम्मीद नहीं है। यहाँ लश्करी हम एहतियात के तौर पर मुकर्रर कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे भाई काजिक कबीले के सरदार कंजोक खान का ताल्लुक है तो ये पड़ाव के अंदर रहेगा और अपने जंगजुओं के साथ पड़ाव की हिफाजत का सामान करेगा। अब अगली कार्रवाई की इब्तिदा होगी जब शुमाल की तरफ से दुश्मन हम पर शब खून मारने के लिए नमूदार होगा, तो सबसे पहले मेरी कार्रवाई की इब्तिदा होगी और मैं दुश्मनों पर पहले तीरंदाजी करूंगा। मेरी उस तीरंदाजी से जब दुश्मन के लश्करी मरेंगे, घोड़े जख्मी होंगे, तो एक चीखो पुकार और जख्मी घोड़ों की हिनहिनाने की आवाजें रात में दूर तक जाएंगी। उन आवाजों से हमारे लश्कर में मशरिक की जानिब और मगरिब की समत कपक खान के लश्करी मुस्तैद हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी जगह रहेंगे। जब मैं तीरंदाजी करूंगा और लश्कर के अंदर उनके जख्मी घोड़ों के गिरने की वजह से अफरा तफरी का आलम बरपा होगा, तब एक समत से कल्दी बेग और दूसरी समत से सासी बोका अपने साथियों के साथ निकलकर दुश्मन पर हमलावर हो जाएंगे। ऐन उसी लम्हे मैं भी अपने जंगजुओं के साथ खंदकों से निकलूंगा और सामने की तरफ से दुश्मन पर जरब लगाना शुरू कर दूंगा। इस तरह जब दुश्मन पर दाएं बाएं और सामने तीन अतराफ से जरब पड़ेगी, तो याद रखिए मेरे अजीज भाइयों, शब खून मारने वाला लश्कर जितना भी बड़ा हुआ, हम उसके पांव तले से जमीन खींच कर रख देंगे, शिकस्त को उसका मुकद्दर बनाएंगे और फतहमंदी का निशान अपनी पेशानी पर लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैं, कल्दी बेग और सासी बोका तीनों पूरे दुश्मन को अपने साथ जंग में बुरी तरह मसरूफ रखें और किसी को अपने पड़ाव की तरफ आने ना दें। ताहम अगर दुश्मन के लश्कर का कोई हिस्सा चक्कर काट कर या कावा काटते हुए हमारे लश्कर की तरफ आए, तो कपक खान के वो लश्करी जो लश्कर के मशरिक और मगरिब में होंगे, वो ऐसे लोगों पर हमलावर होकर उन्हें निस्सो नाबूद कर देंगे। चूंकि अपने पड़ाव के वस्ती हिस्से के सामने हम दुश्मन के साथ बरसरे पैकार होंगे, लिहाजा वस्ती हिस्से से निकलकर हमारे पड़ाव के वस्ती हिस्से की तरफ किसी को जाने की जरूरत न होगी। ताहम अगर कोई पहलू बचाकर निकल जाने की भी कोशिश करे, तो हमारे पड़ाव के वस्ती हिस्से में कंजोक खान अपने पूरे जंगजुओं के साथ वहां मौजूद होगा और उधर जाने वाले हर गिरोह को वह मौत के घाट उतार सकता है। यहाँ तक कहने के बाद बर खान रुका, दम लिया, एक गाहिर निगाह सब पर उसने डाली, फिर कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, मेरे साथियों, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका। अब तुम में से अगर कोई अपनी राय पेश करना चाहे, कोई बेहतर अंदाज में दिफा की तजवीज़ देना चाहे, तो उस पर अमल किया जाएगा। इस पर सारे सरदारों और सालारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर तातारी कबीले का सरदार सासी बोका कहने लगा, बरखान हमारे अजीज भाई, हमें कुछ नहीं कहना, जो कुछ मेरे भाई तुमने कहा है यही आखिरी है और इस पर अमल किया जाएगा। इस पर बरखान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर उठो, मगरिब की अजान होने वाली है, बारी बारी नमाज पढ़ते हैं। लश्कर के कुछ हिस्से को नमाज के दौरान मुस्तैद भी कर देना, वो बाद में नमाज पढ़ लेंगे। उसके बाद खाना खाने के बाद खंदके खोदने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सब ने बरखान की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था, लिहाजा जब वो अपनी खेमागाह की तरफ गए तो मगरिब की अजान पड़ाव में दी जाने लगी, जिस पर वो नमाज की तैयारी करने लगे थे।